दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अपन पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है और वर्गीकरण की जो बेसिक चीज है वो अपन ने पढ़ ली थी। आज का अपन का टॉपिक रहेगा वर्गीकरण की पद्धतियाँ। कौन कौन सी वर्गीकरण के अंदर पद्धतियों का उपयोग होता है। तो वर्गीकरण के अंदर 6 पद्धतियों का उपयोग होता है, उनको आज अपन डीप के अंदर देखेंगे। मैं वर्गीकरण पढ़ा रहा हूँ तो इसको एकदम डीप के अंदर करेंगे ताकि अपन का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इतना डीप के अंदर कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको सनहरी क्लासेस के अंदर एकदम मुफ्त के अंदर फ्री के अंदर लाइब्रेरी कोर्स उपलब्ध हो रहा है। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर जरूर करें। तो चलो आज की करते हैं अपन क्लास शुरू, वर्गीकरण की पद्धतियाँ। आज अपन पढ़ते हैं वर्गीकरण पद्धतियों के कौन कौन से प्रकार हैं, क्योंकि सीधा क्वेश्चन जाता है, सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गीकरण पद्धति कितने प्रकार की होती है और अपन का आंसर होता है डीडीसी और सीसी। गलत आंसर है, क्योंकि अपन को वही रटा रटा याद है। वर्गीकरण पद्धतियां 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। तो कौन कौन सी है तो वो अपन ने देख लेंगे एक कर सबका एक एक अपन देखेंगे। सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति है परिगणनात्मक। परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। वर्गीकरण पद्धतियों के अंदर ये नाम आते हैं। जब भी आपको पूछे वर्गीकरण पद्धतियों के प्रकार बताओ तो ये प्रकार है, या इसका कहीं कहीं दूसरा नाम भी लिखा होता है पूर्णतः परिगणनात्मक। दोनों ही लिखे होंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, दोनों लिखे होते हैं। तो थोड़ा सा ये याद रखना। परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति तो पहले तो है क्या, इसको आपको मैंने एक बेसिक के अंदर समझा देता हूं। परिगणनात्मक मतलब पूर्णतः बना बनाया क्लास नंबर। पूर्णतः अपन को एक अक्षर भी ऐड नहीं करना है, जो वर्ड है लिखा हुआ है उसका बनाया बनाया अपन को क्लास नंबर मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? परिगणनात्मक या पूर्णतः परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। देखो पहले परि लिखा हुआ है या पूर्णतः मतलब बना बनाया। और इसका मैं उदाहरण लिखूं आपको तो उदाहरण लिख लो आपको इसके। LCC लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, एक है भाई 1904 के अंदर, और एक है रीडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन RIC रीडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, और ये कब आई? 1961 के अंदर। इन दोनों के अंदर बना बनाया क्लास नंबर दे रखा है, बना बनाया। इसके अंदर आपको एक वर्ड भी एडिट नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखना है, इसीलिए इसको कहा जाता है परिगणनात्मक पूर्णतः परिगणनात्मक। समझ में आ गया? दोनों वर्गीकरण पद्धतियां हैं, मैं दोनों को लिखा दिया है। और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सी परिगणनात्मक है, कौन सी लगभग परिगणनात्मक, कौन सी पक्षात्मक, ये अपन सब पढ़ रहे हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से इस टॉपिक से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 2 लगा हुआ आपको प्रकार के अंदर लगे भगे परी। अभी मैं आपको इसको याद भी करा दूंगा साथ में, आप बस मेरे साथ बने रहना। इसको अभी याद कहते हैं, इसको याद नहीं होता, मैं अभी आपको साथ में याद भी करा दी। शानदार चीज बताऊंगा आपको। लग भगे परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। आगे आप वर्गीकरण नाम लिख लेना, वर्गीकरण पद्धति। लगभग क्या लिखना है? लगभग। तो लगभग मतलब कुछ बहुत ही कम मात्रा के अंदर अपन ने जोड़ने क्लास नंबर। बने बनाए तो है, लेकिन सीमित मात्रा के अंदर अपन को कुछ जोड़ने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो। और ऐसी वर्गीकरण पद्धति पहले तो इनको समझ में आ गया। परिगणनात्मक या पूर्णतः मतलब बना बनाया, कुछ नहीं जोड़ना है। लगभग परिगणनात्मक मतलब अपन को सीमित मात्रा के अंदर जोड़ना। इसके अंदर ही दिया हुआ है, बना बनाया क्लास नंबर है, लेकिन अपन को कुछ ही मात्रा के अंदर जोड़ा जाता है। और इसका बेस्ट उदाहरण है अपन को DDC। और DDC कब आई थी? 1876 के अंदर DDC आई। और एक है SC कब आई? 1906 के अंदर JD ब्राउन द्वारा इसका
प्रकाशित किया गया था। ये दो है लगभग परिगणात्मक। अब आपको याद, परिगणात्मक जब भी नाम आए तो सिर्फ दो ही नाम आना चाहिए, एक तो पूर्णतः या परिगणात्मक, एक है लगभग परिगणात्मक। समझ में आ गया? परिगणात्मक मतलब बने बनाए, एक के अंदर तो पूर्णतः बनाए, एक में कुछ मात्रा के अंदर अपन जोड़ने। ये हो गए दो, 6 प्रकार बताए थे। अच्छी तरह रटा के भेजूंगा आपको, बस मेरे साथ रहना, रटा के भेज दूंगा। तीसरी चीज है अपन की, तीसरी पद्धति है लगभग। लगभग पक्षात्मक, नाम शुरू हो गया, पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। लगभग पक्षात्मक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर अपन को सीमित मात्रा में पक्षों को जोड़कर नंबर बनाने का प्रावधान है। सीमित मात्रा के अंदर पक्षात्मक मतलब सीमित मात्रा के अंदर अपन को पक्षों को जोड़कर नंबर बनाने का प्रावधान है। और ऐसी अपन को ऑप्शन यही हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डीडीसी का। और डीडीसी कब आई? 1905 में। और डीडीसी किस पर आधारित थी? तो डीडीसी बट यूडीसी, लगभग पक्षात्मक, यूडीसी, सॉरी यूडीसी लिखा मैंने सही था, यूडीसी। और यूडीसी कब आई? 1905 पर। और डीडीसी के 5वें संस्करण पर आधारित थी ये। तो अपन को यूडीसी 1905 एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि इसका ही क्वेश्चन पूछा जाता है। न तो इस पहले वाले परिगणात्मक, इसका बहुत ही कम मात्रा इसके अंदर ज्यादा पूछा जाता है, लगभग पक्षात्मक का। और इसके अंदर क्योंकि पक्षात्मक और साथ में एक दो और दे देते हैं, इसीलिए वो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, 3 हो गए अपने, परिगणात्मक, लगभग परिगणात्मक, और तीसरी अपनी लगभग पक्षात्मक। ये अपने हुए 3। 3 के बाद अपन देखते हैं 4 नंबर। 3 हो गए, याद हो गए होंगे आपको साथ में। तो 4 नंबर क्या है? ये तो है लगभग पक्षात्मक। इस लगभग को चेंज करना है कि इसके अंदर अपरिवर्तनीय पक्षात्मक। तो यहां चौथा नंबर लिखो, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक। अपरिवर्तनीय पक्षात्मक। इस वर्गीकरण अपरिवर्तनीय पक्षात्मक मतलब जिसके अंदर पक्षों का क्रम और उनकी संख्या के अंदर अपन को परिवर्तन नहीं करना संभव ही नहीं है। और इसके अंदर अपन को मोस्ट इंपोर्टेंट इसका उदाहरण है अपना सीसी। और सीसी के भी 7 संस्करण है, और कौन सा संस्करण है वो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो उदाहरण लिखो आप, उदाहरण है सीसी। और सीसी का फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन और थर्ड एडिशन, ये तीनों एडिशन किसके हैं? अपरिवर्तनीय पक्षात्मक के उदाहरण। अपरिवर्तनीय पक्षात्मक के उदाहरण है तीनों। और अगर मैं इसकी डेट लिख दूं आपको, तो फर्स्ट सेशन कब आया? 1933 को, सेकंड 1939 को, 1939 को, थर्ड आया 1950 को। 33, 39, 50 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीनों वर्गीकरण पद्धतियां हैं जो अपरिवर्तनीय पक्षात्मक। उदाहरण सीसी के जो 3 संस्करण है, पहला, दूसरा और तीसरा, टोटल सीसी के 7 संस्करण है। और इसको अगर आप जब भी सीसी का ऑप्शन आए तो सीसी का ऑप्शन आपको कहां से शुरू करना है? पक्षात्मक। ये तो पक्की जाएगी, सीसी किसके अंदर है? पक्षात्मक। अब पक्षात्मक के अंदर लगभग पक्षात्मक को छोड़ देना, तो बाकी अपना आप याद हो जाएंगे। ये होगी अपनी 4 वर्गीकरण की पद्धतियां। अब अपन देखते हैं 5 और 6, 2 और वर्गीकरण पद्धतियां हैं। अब लिख तो अपने 5वीं वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? तो लगभग मुक्त पक्षात्मक। लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। इसके अंदर क्या है? वर्गीकरण पद्धति के अंदर क्या है कि जो क्रम और संख्या है उसको अपने परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके अंदर सीसी का ही उदाहरण मिलेगा आपको। सीसी का कौन सा? उसके अंदर 3 तत्व है, तो चौथा सीसी का 5वां संस्करण और सीसी का
छठा संस्करण। और वर्तमान के अंदर जो अपन यूज करते हैं शिक्षी का कौन सा, छठा रिवाइज, ये भी किसके अंदर आएगा, लगभग मुक्त पक्षात्मक। समझ में आ गया। अगर अपने चौथे की बात करें, कब आया, 1952 को आया था, 1952 को चौथा आया था। पांचवा 1957 को आया था। और छठे की बात करें तो 1960। और जो वर्तमान में अपन यूज करें सीसी का छठा रिवाइज संस्करण, तो वो कब आया था, 1963 के अंदर आया था। ये भी 2-3 बार रिवाइज हो रखा है, 64 और गुणसूत्र के अंदर भी इसको 2 बार 3 बार, लेकिन वर्तमान के हम अपन पढ़ रहे हैं छठा रिवाइज संस्करण 1963 वाला। ये थी अपनी 5वीं वर्गीकरण पद्धति, जिसके अंदर अपन बात करते हैं लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। और इसी वर्गीकरण पद्धति 5वीं से अपन को जो आवर्तन और स्तर राउंड और जो अपन ने लेवल पढ़ते हैं, वो इसी वर्गीकरण लगभग मुक्त पक्षात्मक के द्वारा अपन जोड़ना आसान हुआ था, एकदम आसान। राउंड और लेवल को जोड़ना किस वर्गीकरण पद्धति से अपन को आसान हुआ था, लगभग मुक्त पक्षात्मक से। और अपने लास्ट वर्गीकरण पद्धति है, लिखते हैं लास्ट छठा, और 6 भी क्या है, पूर्णतया मुक्त पक्षात्मक। पूर्णतया ये थोड़ी मात्रा सही नहीं लगी, सही कर देना आप। पूर्णतया मुक्त पक्षात्मक, पूर्णतः मुक्त। और अगर इसको ये भी लिख दे, पूर्णतः नहीं लगा के यहां लिख दे मुक्त पक्षात्मक, तो भी सही है, मुक्त पक्षात्मक। क्योंकि हर चीज मैं आपको बताऊंगा, यूं नहीं कुछ छोड़ जाए अपना, कोई नहीं छोड़ूंगा, आराम से कोर्स करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने लगने वाला है, 1 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पूरी यूनिट द्वारा। इसलिए आराम से चल रही, क्यों फटाफट जाना कहाँ है, करें तो अच्छा करें, बेसिक से शुरू करके अपन टॉप तक जाएंगे, ताकि सभी को आराम से समझ में आ जाए। क्योंकि मैं क्लास ही फिर इसीलिए चला रहा हूँ कि किसी को जरूरतमंद को, जो ये कोचिंग वाले पैसे लेते हैं बहुत सारे, 6-6 10-10 हज़ार रुपये कोचिंग, तो मैं इसी सभी को ये फ्री के अंदर अवेलेबल करा रहा हूँ, ताकि किसी का भला हो जाए अच्छा। क्योंकि किसी के पास कुछ हो ज्ञान तो देना ही चाहिए, ताकि उसका ज्ञान और बढ़ता है, कम नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे मेरा ज्ञान कम नहीं हो रहा है, ज़्यादा ही बढ़ रहा है। इसलिए कहा गया है, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस पे कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से वो जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो ये थी अपनी पूर्णतया मुक्त पक्षात्मक, या मुक्त पक्षात्मक कहते हैं इसके अंदर जो फैक्ट फॉर्मूला दिया था, फैसिड फॉर्मूला, जिसको अपन पक्ष परिसूत्र है, उसके अंदर अपन को यूज करते हैं। पक्ष परिसूत्र है, उसको यूज इसके अंदर आसान से कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर अगर उदाहरण की बात करें अपन, उदाहरण के अंदर शिशी का कौन सा संस्करण काम आता है, इसके अंदर यूज 7वां संस्करण, शिशी का 7वां संस्करण। और कब आया 7वां संस्करण, 1987 के अंदर आया था, जिसके अंदर 14 सिंबल चिन्हों का प्रयोग किया गया था, 14। और कितने भाग के अंदर आया था यार, 5। मैं अब की नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे, पूरी टेबल बनाऊंगा उस सब का संस्करण, सब के अंदर जो चिन्हों का प्रयोग, कौन कौन से चिन्ह और कितने भाग के अंदर, ये भी आपको एक बार पूरा बता दूंगा। क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं उसमें से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाता है, इसलिए अपन पूरा देख लेंगे। तो उसके अंदर कौन सा आता है संस्करण, 7वां संस्करण शिशी का आता है। और 7वां संस्करण कब आया था, 1987 को। और 7वां संस्करण अपन को यूज नहीं अभी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे दे रखे हैं जो समझ वाले कोई समझ नहीं है। एक तो बहुत ज्यादा चिन्हों का प्रयोग कर दिया इसने, और भाग की कितने करती है, 5 भाग के अंदर आ गया, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इसको अभी यूज नहीं करें। सिर्फ अपन अभी जो वर्तमान के अंदर पूछ ले, भारत के अंदर या विश्व के अंदर कौन सा संस्करण यूज करता है, तो छठा रिवाइज संस्करण ही यूज आता है सीसी का।
तो ये थी अपनी वर्गीकरण पद्धतियां। आपको कहीं क्वेश्चन आ जाए कौन सी वर्गीकरण पद्धतियां हैं, तो आपको ये 6 वर्गीकरण पद्धतियां बतानी है। अब याद करने का तरीका, याद करने का तो परिगणात्मक आपको 2 याद करनी है। कौन सी परिगणात्मक, एक तो परिगणात्मक या पूर्णतः, एक लगभग परिगणात्मक। पक्षात्मक की बात करें तो एक तो लगभग परिगणात्मक, जस्ट नीचे क्या आएगा लगभग पक्षात्मक, और इसके अंदर अपन कौन सी यूज करते हैं, यूडीसी। फिर अपना सीसी का शुरू हो जाता है। ये 3 ऊपर वाली अलग कर लो, और नीचे वाली 3 है वो तीनों सीसी के लिए उपयोग आती है। और इसके अंदर सीसी का 3 पहले 3 बाद में और एक लास्ट बचा छठा 7वां, वो आता है लास्ट के अंदर। बस 3 शुरू की है वो अपरिवर्तनीय पक्षात्मक कहते हैं अपन, और 3 जो बाद वाली है लगभग मुक्त पक्षात्मक, और लास्ट के अंदर पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक। इसके अंदर आता है सीसी का 7वां संस्करण। 1-2 बार रिवाइज करो तो भी याद हो जाएगा, और इस तरह आपको याद करना है तो इस तरह भी याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से याद हो जाता है ये। अब कल मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था अंकन के अपने गुण, तो एक छोटे से टॉपिक है अंकन के गुण, वो भी मैं आपको साथ में 5-7 गुण है वो भी लिखा देता हूं। तो अपन देखते हैं अंकन के गुण, कौन से अंकन के गुण हैं, क्योंकि क्वेश्चन गुण का पूछ ले कभी कभार। तो अंकन कैसा होना चाहिए और इसके गुण है, तो अंकन कैसा हो, सबसे पहले तो सरलता होना चाहिए एकदम। अंकन कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। सरल तो कौन सा सरल है, डीडीसी सरल है या सीसी? तो सरल अपन को नंबर के हिसाब से देखें तो डीडीसी सरल है, क्योंकि सीसी के अंदर कहीं कोलन, कहीं कोमा, कहीं डॉट, इन सब का प्रयोग होता है, और डीडीसी के अंदर सिर्फ नंबरिंग, टेलीफोन की तरह उसको बोलते हैं, तो नंबर वाला। दूसरा है संक्षिप्त। संक्षिप्त अंकन कहना होना चाहिए, संक्षिप्तता होना चाहिए, और संक्षिप्तता अगर पूछ ले किसके अंदर है तो अपने सीसी के अंदर है, क्योंकि एक वर्ड से भी संक्षिप्त हो सकता है, और डीडीसी 3 वर्ड से शुरू होता है। अगर लाइब्रेरी साइंस की बात करें अपन, इसके अंदर संक्षिप्त है लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस अगर मैं डीडीसी से बात करूं तो डीडीसी के अंदर लाइब्रेरी साइंस का कोड दे रखा है 2020, नहीं 020 मतलब 020, और सीसी के अंदर बात करें सिर्फ 1 नंबर से कोड बन जाता है, सिर्फ 2, सीसी के अंदर लाइब्रेरी साइंस का 2, इस तरह। तीसरा है स्मरणशीलता होनी चाहिए, और स्मरणशील किसके अंदर है अपन के आपको पता है, डीडीसी के अंदर स्मरणशील यानी एक टेलीफोन की तरह। जैसे अपन लाइब्रेरी साइंस का 3, इसके अंदर 2। अगर डिक्शनरी पूछ ले तो 020.03 3 संख्या के बाद पॉइंट लगता है, और सीसी के अंदर वो पक्ष परिसूत्र का अपन आगे पढ़ेंगे उस तरह युग आता है। चौथी अपन बात करें स्मरणशील के बाद में, चौथा क्या है, सापेक्षता होना चाहिए। सापेक्षता होनी चाहिए। सापेक्षता मतलब गहराई, जिस तरह गहराई बढ़े, विषय की गहराई बढ़े, उसी क्रम के अंदर अंकन की लंबाई भी बढ़नी चाहिए। अब जैसे टेक्नोलॉजी क्या है 600, अगर मेडिकल साइंस हो 610, इस तरह बढ़ा। जैसे लाइब्रेरी साइंस का क्या है 2, एकेडमी लाइब्रेरी 23, सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी 232, इस तरह बढ़नी ही चाहिए। ये हो गया अपने सापेक्षता। और 5वां अपन मतलब संश्लेषणात्मक होना चाहिए, मतलब जोड़ने वाला होना चाहिए, संश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक होना चाहिए, जोड़ने वाला। और जोड़ने वाला किसके अंदर है, सीसी के अंदर, क्योंकि सीसी के अंदर एक PMEST फॉर्मूला, PMESOT, इसी फॉर्मूले से ये पूरा जुड़ता है सीसी के अंदर। अगर आपको PMEST फॉर्मूला यूज करना आएगा मतलब सीसी आराम से हो जाएगी, सीसी का कोई टेंशन नहीं है, आराम से होनी चली जाएगी। और अगर अपन लास्ट लिखते हैं छठा, तो ग्राहता का मतलब हॉस्पिटलिटी मतलब अंकन ऐसा हो जिसके अंदर नए विषयों का कहीं पर अंगमन हो, कोई विषय छूट जाए उसको आराम से। जैसे अपन लिखे हैं 11 सीसी के अंदर 11 वर्ल्ड लाइब्रेरी है, 12 छोड़ रखा है, कोई भी अगर कभी कभार मिल जाए भविष्य के अंदर तो अपन 12 के अंदर यूज करें, क्योंकि 12 यहाँ रिक्त है। 13 के अंदर नेशनल लाइब्रेरी है, 14 के अंदर रीजनल लाइब्रेरी है, इस तरह अपन जोड़ सकते हैं। तो 12 मतलब हॉस्पिटल मतलब ग्राहता का गुण होना चाहिए, वो ग्रहण करने वाला। तो ये थी अपनी अंकन के गुणों की बात। एक शॉर्ट के अंदर मैंने अंकन के गुण, ये आप 6 अंकन के गुण लिख लेना, बहुत ही इजी थे। तो ये थी अपनी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के अपन देखेंगे एक टेबल के थ्रू जो सीसी के जो 5 संस्करण आए, उन संस्करणों को टेबल और उसकी कौन से चिन्हों का प्रयोग और भाग इसके अंदर, इसकी बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के अंदर जरूर बताना,
और मेरे साथ बने रहना। आप इस नरी क्लास के अंदर आपको एकदम फ्री के अंदर मैं पूरा लाइब्रेरी कोर्स उपलब्ध करा दूंगा। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।